हेलो दोस्तों, कैसे हो। जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं विद्यार्थी, वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और या अपने दोस्तों को शेयर करें। हम आज आपको बताने वाले हैं माध्यमों का, जो माध्यम और महासागरों का जो वितरण है उसको है ना विस्तार पूर्वक से बताएंगे। जिसमें है ना माध्यमों का निर्माण है, महासागरों का निर्माण है, वो किस प्रकार से वह कैसे कैसे उनका ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, और ये सिद्धांत किन किन के जो सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। जैसे आपने पिछली क्लासों में देखा होगा या जाना होगा जी कि जो एक जो हमारी जो पृथ्वी है वो एक आगे की गोले के रूप में आई। जब आगे के गोले के रूप में आए तो यहाँ पर जलवाष्प है, जो जलवाष्प है और जो जलवाष्प के कारण है बहुत से क्षेत्र में है वो जल इकट्ठा हो गया, और बहुत से क्षेत्र, जो बहुत सारा क्षेत्र था वहां पर जो धरातलीय भाग बन गया। तो यानी कि ये जो एक एक तरफ तो जल से इकट्ठा हो गया, दूसरी तरफ जो जो धरातलीय भाग था, जो जहां पर जल इकट्ठा हुआ तो उसको है ना पेंथालासा के नाम से जाना गया, और जहां पर जो धरातलीय भाग था उसको है ना पेंजिया के नाम से जाना गया। फिर बाद में क्या हुआ कि ये धीरे धीरे इसके अंदर इसके जो ये पूरा जो 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 धरातलीय रूप है या जो जो महासागरीय रूप है, ये पहले दक्षिण भाग में था, और फिर बाद में इसमें क्या होगा, धीरे धीरे इसमें चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या जो सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उनकी वजह से यह धीरे धीरे अपने आप में उसमें परिवर्तन होने लगा। जब परिवर्तन होने लगा तो क्या हुआ कि इस जो पेंजिया था, पेंथालासा तो अपनी जगह था, जो पेंजिया था जिसको धरातलीय रूप, उसका उसका विखंडन होना प्रारंभ हो गया। जब विखंडन हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक दरार हुई, और दरार के रूप में जो जो जहां पर पानी इकट्ठा, जो दरार हुई तो पानी इकट्ठा रहने लगा, तो जो पानी इकट्ठा हो रहा वो एक सागर का रूप ले लिया, जिसको हम तैतीस सागर के नाम से जानते हैं। ये तैतीस सागर तो यानी कि पेंजिया के दो टुकड़े हुए, जो जिसको एक तो जो था, जो उत्तरी भाग था उसको तो है ना उसको तो है ना अंगारा लैंड के नाम से जाना जाने लगा, और जो दक्षिणी भाग था उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाने लगा। अब इन दोनों के जो बीच में जो एक जो सागर बना उसको तैतीस सागर के नाम से जाना जाने लगा। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें भी क्या हुआ, परिवर्तन होने लगा। जैसे जैसे परिवर्तन होने लगा तो क्या होगा, जो उत्तर पश्चिमी भाग था, पेंजिया का जो उत्तरी पश्चिमी भाग था उसको उसके उसके बीच में भी एक दरार पड़ जाती है, जिसके कारण उसको है ना लोरेंसिया के नाम से जाने लगे। ये लोरेंसिया बाद में इस लोरेंसिया के कारण बाद में है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दो महाद्वीप है उनका निर्माण होता है। और जो पेंजिया है उसके जो पेंजिया का जो जो पेंजिया का एक भाग बचता है उसके उसके द्वारा जो एशिया है एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका महाद्वीप है, इनका विकास होता है। अफ्रीका महाद्वीप का, एशिया और यूरोप का इनका विकास होता है, और कुछ एक भागों में अफ्रीका महाद्वीप का विकास होता है। फिर बाद में क्या होता है कि जैसे काल समय बीतता गया, और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुणन पृथ्वी की गुणन गति है, पृथ्वी की परिक्रमण गति है, और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इनकी वजह से धीरे धीरे इनके अंदर जो दरारें होती गई, और ये अपने स्थान से पहले दक्षिणी भाग में थे। ये सारी पृथ्वी है जो दक्षिणी भाग में थी, यानी कि पेंथालासा था उसके दक्षिणी भाग में थे। फिर जैसे धीरे धीरे ये उत्तरी भाग में पहुंच जाते, और ये भूमध्य रेखा के बीचों बीच में, भूमध्य रेखा है इसके बीचों बीच में से होकर गुजरने लग जाती है। तो दक्षिणी भाग में फिर बाद में जो गोंडवाना लैंड बचता है, गोंडवाना लैंड के अंदर देखा होगा तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, और जो हिमालय पर्वत है वो तैतीस सागर का ही एक रूप माना जाता है, जिसमें हमारे जो थार का मरुस्थल है, अरब कंट्रीज है, वो सब एक तैतीस सागर का ही रूप मानते हैं। इसी के साथ में जो अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है, जिसमें जो सहारा मरुस्थल है और बहुत सारे मरुस्थल है, जैसे यमन है और सऊदी अरब है, ये सारे जो मरुस्थलीय कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, जो ज्यादातर मरुस्थलीय कंट्रीज है, ये सब है ना वो तैतीस सागर के ही अवशेष माने जाते हैं। क्यों, इसी के साथ में जो अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है
पूर्व अफ्रीका का दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जावा है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है। और जितने भी वो जो वो मध्य रेखा से जो नीचे की तरफ है, और भारत का जो प्रायद्वीप है, महाद्वीप है, वो भी सब है ना गोंडवाना लैंड के नाम से जाने लगे। आया हमें ये सारा विवरण है एक चित्र के माध्यम से, या अलग अलग संकल्पना है, या अलग अलग जो जो भूगोलवेता है उनके उनके जो उनके द्वारा जो जो मत बताए गए थे ना, कि ऐसे ऐसा कुछ हुआ, इनकी वजह से कि ऐसे हुआ, इनकी वजह से ऐसा। तो वो सारा विवरण आज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो जितना क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर पहले पानी था। इस सारे क्षेत्र के अंदर पानी पानी था। जहां पर ये पानी है रहता है, जहां पर ये पानी रहता है, वो सारा क्षेत्र है पेंतालासा के नाम से जाना जाने लगा। पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद में। फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो ये जो पूरा भाग था, ये जो ये पृथ्वी है, इनके जो सागरीय भाग था वो पेंतालासा के नाम से जाना जाने लगा। और जो धरातलीय भाग था, बोले तो ये पृथ्वी का जो दिया, जो हमारा जो धरातलीय भाग था, उसको है ना पेंजिया का नाम दिया गया। यानी कि ये पेंजिया के नाम से जाना, यानी कि जो सागरीय भाग था वो पेंतालासा के नाम से, और जो धरातलीय भाग था वो पेंजिया के नाम से जाना गया। उसके बाद में धीरे धीरे उसके अंदर है चटकन पैदा हो गई, और दरारें पैदा हो गई। दरारें पैदा होने के बाद में पेंजिया है दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। पेंजिया दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिसका जो उत्तरी भाग है, यह उत्तरी भाग है, जिसको हम नॉर्थ बोल सकते हैं। यह उत्तरी भाग है, यह जिसको हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिणी भाग है, जिसको हम साउथ बोलते हैं, यह गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। यानी कि दो भाग हो गए, एक तो है उत्तरी भाग है अंगारा लैंड के नाम से जाना गया, और जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। अब जो जब ये इनका दो किसी भी दो वस्तुओं का विभाजन होता है तो बीच में दरार पड़ती है। तो दरार पड़ेगी तो क्या होगा, ये जो पेंथालासा का जो सागर का जो पानी था वो इस दरार के अंदर पहुंच जाता, और ये दरार क्या वो किस नाम से जाने लगे, इसको इस दरार को है ना तेजी सागर के नाम से जाना गया। क्योंकि ये धीरे धीरे ये दरार भी चौड़ी होती गई, जिसके कारण इसको 33 सागर के नाम से जाना गया। अभी क्या होता है कि इसमें भी जो पेंजिया था, इसके अंदर भी जो दरारें पड़ना प्रारंभ हो जाती है, और दरारें पड़ती है। तो इसका जो पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी जो पेंजिया था, उसका जो पश्चिमी भाग है उसको लोरेंसिया के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से ये जो महाद्वीपों का जो है, फिर बाद में ये क्या होता है कि ये यहाँ पर जो 0 डिग्री दिखाई दे रहे हैं, ये भूमध्य रेखा के जस्ट दक्षिण में था, जिसको हम दक्षिण में, वो जो ये वाला जो भाग था, ये पूरा पूरा दक्षिणी भाग था। ये सब सारी पृथ्वी थी वो दक्षिणी भाग में थी। कई बार देखो अब ये यहाँ पर दक्षिणी भाग में थी, तो यहाँ पर क्या था, तो उत्तरी भाग में था। तो सूर्य की किरणें हैं उत्तरी भाग में कम पहुंच पाती है, और दक्षिणी भाग में तो भूमध्य सागर के आसपास में यह भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास में ये सारे क्षेत्र रहे। तो यहाँ पर ज्यादातर देख लोगे जो भी क्षेत्र है भूमध्य रेखा के पास आसपास से रहता है, वहां पर सबसे ज्यादा वनस्पतियां देखने को। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे ये सर्व सर्वप्रथम ये पृथ्वी जो भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग में थी, जब जब दक्षिण भाग में रही तो क्या होता है कि जैसे ये भूमध्य रेखा के पास में जो जो नॉर्थ वाला भाग था, यानी कि उत्तरी यूरेशिया जो वर्तमान है हमारा यूरोप और एशिया का जो साइबेरिया जो क्षेत्र है, वो वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इस भूमध्य रेखा के पास में जो जलवायु होती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है कि वहां पर सघन पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, वहां पर की जो जलवायु और बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। लेकिन इनमें क्या हुआ कि इनमें परिवर्तन हुआ, और ये जो हिस्सा है वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। जब उत्तर की तरफ बढ़ने लगा तो क्या होगा, ये पेड़ पौधे हैं, भूखम है वो हो सकते हैं, या ज्वालामुखी हो सकते हैं, जिसके कारण ये नीचे दब गए। और ये वर्तमान में कोयले की जो सबसे ज्यादा चट्टानें हैं जो यूरेशिया वाले जो क्षेत्र में देखने को मिलती है, वो ये वाला क्षेत्र यहाँ पर है, क्योंकि ये सब
क्योंकि अब वहां पर तो कभी जो बर्फीले क्षेत्र है वहां पर तो इतने जंगल हो नहीं सकते। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, कभी कभी जो भूमध्य सागर के पास में रहा तो वो यहाँ पर इसके भी प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ में ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाता है। और ये जो अब वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान अभी आप जो ज्योग्राफी का नक्शा देखते हो उसमें पूरे वर्ल्ड का मैप देखते हो, तो ये जो भूमध्य रेखा है वो तो पृथ्वी के बीच बीच से होकर गुजर रही है। तो एक जिसमें दो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो है उत्तरी भाग और दूसरा है दक्षिणी भाग। तो इस प्रकार से यह अभी अब बात आती है कि ये इनके बारे में बताने वाले जो अलग अलग भूगोलवेत्ता रहे हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, और किन्होंने जो किनका सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है वो वेगनर का सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। कि उससे पहले वेगनर के सिद्धांत से पहले भी दो तीन छह सात जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन उनकी बात रखने के बाद भी उन्हें उनमें कुछ कमियां रह गई। लेकिन वेगनर महोदय ऐसे रहे जो भूगोलविद भी थे और अच्छा जो जलवायु वैज्ञानिक थे वो भी थे। उन्होंने सारी चीजों सारी विषय वस्तुओं को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात बताने की चेष्टा की थी और सारी बात समझाने की चेष्टा की थी। तो उनका जो सिद्धांत है वो आज भी मान्य है। एक बार ये उतार लो, फिर वेगनर का जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। वेगनर महोदय का जो महाद्वीप विस्थापन का जो सिद्धांत है वो इस प्रकार से उन्होंने अपने जो बात बताई थी वो हम मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो वेगनर का सिद्धांत, वेगनर का कहाँ का रहने वाला वो था, वेगनर जर्मनी का रहने वाला था। ये आपको विषय ध्यान रखना। जिसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा सामान्य परिचय, फिर वेगनर द्वारा महाद्वीप विस्थापन के मुख्य मूलभूत बातें, और उसके बाद में बताया जाएगा महाद्वीपों का विस्थापन उत्तर दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर। उन्होंने बताया कि महाद्वीपों का जो विस्थापन हो रहा है वो उत्तर दिशा की ओर और पश्चिमी दिशा की और यानी कि दोनों तरफ हो रहा है, और महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से होता है। और फिर बाद में जो है महाद्वीपों का विस्थापन से संबंधित जो साक्ष्य है उनके बारे में उन्होंने जो साक्ष्य दिए है वो कहना, इसलिए महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। जिसमें जिग्साफिट है, जिसको हम सम्य अवस्था भी बोलते हैं। जिसको सम्य अवस्था भी बोला जाता है। जैसे एक आरी होती है, आपने आरी देखा होगा, जो खाती का काम करने वाले जो लोग हैं वो एक आरी रखते हैं जो लकड़ी को काटने को, उसके उसके अनुसार ऐसे उस आरी की एक विशेष होती है कि एक तरफ से तो प्लेन होती है लेकिन दूसरी तरफ ऐसे दांते से बने हुए थे। तो ये दांते और ये दांते अगर ये दोनों दांते सेम मिलेंगे तो ये जो प्रक्रिया है इसी का नाम है जिग्साफिट। यानी कि जो जैसे जैसे तो महाद्वीपों का जो ढांचा बना हुआ तो वो दूसरा महाद्वीप भी उस जो जगह है उसके अंदर फिट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के बारे में उन्होंने बताया, तो जो उसका नाम है जिग्साफिट के नाम से दिया गया। अल्पेशियन पर्वत के जो संबंधित हो सकते हैं, जैसे अल्पेशियन पर्वत है वो आल्पस पर्वत है और उसके पास में जो अल्पेशियन पर्वत है उनके जो संरचना है तो उसके जो साक्ष्य है वो उत्तरी अमेरिका से मिलते जुलते हैं। यानी कि जो अल्पेशियन पर्वत है वो एक साथ अचानक कैसे कटा, तो उससे संबंधित जो ये सारा अचानक टूट के एक अलग हो गया, और तो वो उत्तरी अमेरिका में भी देखने को ऐसा ऐसा मिलता है। तो इससे संबंधित जीवाश्म से संबंधित है। तो एक जो महाद्वीप में रहने वाले जो जीव वो एक जगह से दूसरी जगह पर किस प्रकार से आए और आने के बाद में ये वापस क्यों नहीं गए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो दो महाद्वीप अगर पास पास में सटे हुए हो तो वहां पर रहने वाले जीव है वो पृथ्वी से इस दूसरे इस द्वीप से उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर उनके अंदर धीरे धीरे दरारें पड़ जाती है या उनके अंतर विस्थापन हो जाता है तो एक जो क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो जीव दूसरे क्षेत्र विशेष में रहने नहीं जा सकते। जैसे जैसे उत्तरी में जैसे अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले जो जीव है
वो कुछ एक जीवों का जो अवशेष है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी देखने को मिले। तो यानी कि वो दोनों दोनों महाद्वीप पहले सटे हुए थे और फिर बाद में धीरे धीरे लगे, तो आज भी वो साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके बाद में लेमिंग जो जंतु है, वो जो लेमिंग जंतु है वो अलग अलग क्षेत्रों में जो जीव पाए जाते थे, जो चूहे चूहे का जस्ट बड़ा रूप होता था, वो वाले जो जीव है वो पर सारी पृथ्वी थी तो सारी पृथ्वी पर रहते थे। तो कुछ जीव तो क्या होगा कि जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो सटावा भाग है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो जैसे ऑस्ट्रेलिया वो जावा सुमात्रा और जो इंडोनेशिया, इसके साथ में जो गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत जो देश आते हैं भारत, इनसे सटे हुए जो इन पर रहने वाले जो जीव है वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए। तो यानी कि पहले वो जो एक जगह रहते थे और धीरे धीरे उनका विस्थापन हुआ, यानी कि दो या तीन से कई बार विस्थापन हुआ, कई बार जो भूकंप है, ज्वालामुखी, इनकी वजह से ना विस्थापन हुआ, और जिसके कारण वो जो प्लेटें दूर दूर हो गए, और जिसके कारण वो जीव पर्टिकुलर जहाँ पर जिस क्षेत्र विशेष में रह रहे थे वो वहीं पर रहने लगे। तो ये साक्ष्य मिलते जैसे सोने से संबंधित साक्ष्य है। सोने से संबंधित जैसे साक्ष्य है जैसे काला क्षेत्र है, और अमेरिका का जो दक्षिण अमेरिका का जो काला क्षेत्र है, काला देश है, वहां पर सोने के साक्ष्य मिले हैं। और इसी के साथ में जो क्योंकि वहां पर सोने के साक्ष्य मिले हैं, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका का महाद्वीप का जो गिनी तटीय भाग है, जो वहां पर भी सोने के साक्ष्य मिले। तो इनकी इस वैज्ञानिक महोदय ने ये बताया कि अगर यहाँ पर सोने की खाने हैं तो वहां पर जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां पर भी सोने की खाने पाई जा सकती है। फिर बाद में कुछ वो गोलवेता है, कुछ जो भूगोल शास्त्री है, उन्होंने जो जांच करने के बाद वहां पर वो चट्टाने वहां पर देखने में मिले, और वहां पर आज सोने की खाने की खुदाई, सोने की खानों के माध्यम से सोने की खुदाई हो रही है। तो इस प्रकार से ये सारा विवरण है। तो अब आपको बताया जाएगा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में देखो आप, तो वैगनर महोदय थे जो सबसे पहले ये जर्मनी के रहने वाले थे, तो अपनी जो मातृभाषा थी वो उसमें ही इस जो सिद्धांत के बारे में बताते हैं। और ये जर्मन जो भाषा थी वो कठिन भाषा थी। वो 1920 में अपने पुस्तक के अंदर महाद्वीप विस्थापन का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले यह 1920 में प्रस्तुत किया। अब 1920 ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उससे पहले भी बहुत सारे जो भूगोलवेता थे उन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत कर चुके थे। 1920 में 1620 के अंदर फ्रांसीसी बेंकुन ने अटलांटिक महासागर के दोनों तटों, पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीप में समानता बताई थी। यानी कि जो फ्रांसीसी भूगोलवेता थे बेंकुन, उन्होंने बताया कि जो अटलांटिक महासागर है उसके जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है उनमें समानता देखने को मिलती है। तो उन्होंने 1620 के अंदर यह बता दिया था। उसके बाद में बताया था 1688 में पी प्लेसेट ने बताया कि है ना, पी प्लेसेट ने 1688 में बताया, और 1828 में एंटोनिया पेलेग्रिनी ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के भागों को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के भाग, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के समायोजन की स्थिति को दर्शाया। यानी कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसी के साथ में अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप है, इनके अंदर ये दोनों उन्होंने बताया कि जो एंटोनियो जो पेलेग्रिनी जो महोदय थे उन्होंने बताया कि जो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, और एशिया है, यूरोप है और अफ्रीका है, ये दोनों, ये सारे के सारे जो महाद्वीप है ये पहले एक साथ सटे हुए थे। ये दोनों, इनकी जो आकृति है वो समान रूप से देखने को मिलती है। अगर आप वर्तमान आपके पास में जो वर्ल्ड का मैप, तो उस मैप में देखने को देखना आप लोग, ये दोनों की आकृति सेम दिखाई दे रही। तो ऐसी स्थिति हो रही है। तो उन्होंने ये बातें बताई थी, कब बताई थी? 1818 के अंदर। फिर इनके बाद में है 1908 में टेलर ने जो महाद्वीपीय प्रवाह जो सिद्धांत था उसके बारे में बताया, ये दिया था 1908 में, लेकिन प्रकाशित हुआ 1910 के अंदर। जो टेलर महोदय थे
ग्रिफिथ टेलर के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम इनका ग्रिफिथ टेलर है। उन्होंने बताया कि जो माध्यम जो प्रभाव का जो सिद्धांत है वो उन्होंने दिया तो 1908 के अंदर था, लेकिन जो प्रकाशित हुआ वो 1910 के अंदर होता है। अंततः जो महाद्वीपीय विस्थापन महाद्वीपीय विस्थापन को जो जो सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय है, जो लास्ट इन सब लोगों ने महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे प्रवाह सिद्धांत के बारे में बताया। अंततः महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया था उसका जो श्रेय है वो वेगनर मोदे को मिला। और उन्होंने सन 1924 के अंदर अंग्रेजी भाषा में अपने जो सिद्धांत का को प्रकाशित करवाया, और फिर इसी सिद्धांत के आधार पर है जो प्ले इस जो उन्होंने जो वेगनर मोदी ने जो माध्यमिक विस्थापन का जो सिद्धांत बताया था उस सिद्धांत को आधार मानकर ही प्लेट विवर्तनिक की जो सिद्धांत है या प्लेटों से संबंधित जो बातें की जाती है प्लेट विवर्तनिक से या प्लेटों के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई, तो वो माध्यमिक विस्थापन के जो सिद्धांत है उसको आधार मानकर ही की गई। एक बार ये उतार लो जिससे कि आप लोगों को इनके अगले वेगनर के माध्यमिक विस्थापन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस प्रकार से है। जैसे उन्होंने बताया कि वेगनर के माध्यमिक विस्थापन संबंधित महत्वपूर्ण बातें, वेगनर महोदय ने बताया कि जो 30 करोड़ वर्ष पूर्व वेगनर ने बताया कि जो 30 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण महाद्वीपीय भाग इकट्ठे होकर एक गेंद की बातचीत दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित थे, जिससे उसने पेंजिया नाम दिया। यानी कि जैसे एक बार मैं बता देता हूँ फिर बाद में होगा। पेंजिया के चारों ओर महासागरों के प्रतिरूप में पेंतलासा महासागर स्थित था। और ये भी बताया कि वेगनर के अनुसार पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। उत्तरी भाग अंगारा लैंड एवं दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड हुआ, गोंडवाना लैंड के रूप में जाना जाता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में स्थित सागर को 33 सागर के नाम से नाम दिया गया था। और अंगारा लैंड का एक भाग जो दरार नुमा संरचना के द्वारा अलग हुआ उसे लोरेंसिया नाम दिया गया है ना, लोरेंसिया नाम दिया। एक बार यहाँ पर देखो आप लोग, उन्होंने जो बताया था कि पहले ये पड़ती हुई गेंद की बात थी और कौन सी दूर थी ये भूमध्य रेखा होगी जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा। और उन्होंने बताया कि ये जो जलीय भाग है, ये सारा जो जलीय भाग है वो पेंतालासा है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि जो इसके जो धीरे धीरे दो भाग हुए और जो ये इसका जो पूरा नाम इसको जो धरातलीय भाग था उसको पेंजिया नाम दिया गया। और इसके जो दो भाग हुए उसके जो ऊपर जो उत्तरी भाग था यानी कि जो नॉर्थ वाला भाग था उसको अंगारा लैंड नाम दिया गया। और जो दक्षिणी वाला भाग था उसको गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। गोंडवाना लैंड। और ये जो सागर है इस सागर का नाम दिया गया इसको 33 सागर। सागर है।
इसके बाद में इस जो अंगारा लैंड था, इसके यहाँ पर लिख रखा है अंगारा लैंड का एक भाग दरारनुमा संरचना के द्वारा अलग हुआ, उसे लोरेंसिया नाम दिया गया। जो ये अंगारा लैंड है, इसके जो उत्तरी भाग में है ना, यहाँ पर एक दरार हुई और इसको इसका नाम दे दिया गया उसको लोरेंसिया। लोरेंसियन के नाम से जाने लगा। तो उन्होंने ये सारी सारी बातें एक नॉर्मल से बताया। एक बार इसको उतारो। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है महाद्वीपों का जो विस्थापन है। तो उन महाद्वीपों का जो विस्थापन है यहाँ पर देखो एक बार। वेगनर के अनुसार पेंजिया में तीव्र विस्फोट के फलस्वरूप महाद्वीपों का 2 दिशाओं में विस्थापन हुआ, जिसमें जो पहली दिशा है पश्चिमी दिशा में की ओर विस्थापन या पश्चिमी दिशा में विस्थापन। पश्चिम में विस्थापन पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व दिशा में गुणन गति के कारण पूर्व दिशा की ओर विस्थापन के कारण महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिम दिशा में है। यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी देखो इधर एक बार, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ये इस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से, जैसे क्लॉकवाइज हम जो हमारी जो घड़ी है वो क्लॉकवाइज घूमती है। यानी कि पहले 12 हो गए, 12 के बाद 1 2 3 4 5 है। तो पृथ्वी है इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी है, यह अपने अक्ष पर है जो टिकी हुई है। तो वो यह यहाँ पर है पूर्व और यहाँ पर है पश्चिम। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यह पृथ्वी घूमती है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है। तो जो पूर्व दिशा की ओर विस्थापन के कारण महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ है वो पश्चिम दिशा में हुआ है। इसी के बाद में जो दूसरा जो महाद्वीपों का विस्थापन का जो दूसरा कारण बताया गया है वो है उत्तर दिशा में विस्थापन। चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं जो जलीय भाग में लगने वाला उत्प्लावन बल के कारण महाद्वीपों का विस्थापन उत्तर दिशा की ओर हुआ है। इसमें देखो आप, यह हमारी जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी है। अब क्या होता है कि जैसे जो चंद्रमा का सूर्य का है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण जो पावर है वो 11 है और चंद्रमा की 5 है। तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पर है और तो इसके अंदर जो ज्वारीय शक्ति है, जो जल है वो ऊपर की ओर आएगा। तो यानी कि ये जला ऊपर की ओर से बड़ा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इन दोनों की, सूर्य और चंद्रमा की। तो इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसके कारण है जो लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, इसके कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। और फिर बाद में ये बिल्कुल गोल थी और फिर इसमें क्या हुआ, इसमें दरारें हो गई और ये अपना जैसे अंगारा लैंड है, लोरेंसिया है और गोंडवाना लैंड है, 33 सागर है, फिर इनके भी धीरे धीरे टुकड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जो वेगनर ने इन दो शक्तियों के बारे में बताया कि पहले तो पश्चिम में विस्थापन हुआ और फिर बाद में उत्तर दिशा में विस्थापन है कि महासागरों का, महाद्वीपों का है। पश्चिम दिशा में भी विस्थापन हो रहा है और उत्तर दिशा के, पश्चिम दिशा में तो विस्थापन हो ही रहा है, साथ में उत्तर दिशा की ओर भी विस्थापन हो रहा है। अब जो आपका जो अगला टॉपिक, जो अगला बिंदु है, महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, एक बार ये उतार लो। महाद्वीपों का निर्माण इस वेगनर के अनुसार इस प्रकार से होता है कि जो वेगनर के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीपों का निर्माण अंगारा लैंड से हुआ है, जिसमें एशिया एवं यूरोप महाद्वीप शामिल है।
उत्तरी अमेरिका का निर्माण अंगारालैंड का भाग, यानी कि जो अंगारालैंड जो पेंजिया था, पेंजिया के दो टुकड़े हुए जिसमें गोंडवाना लैंड बना और अंगारा लैंड बना। तो गोंडवाना लैंड तो दक्षिणी भाग में रह गया, उत्तरी भाग में अंगारा लैंड रह गया। तो अंगारा लैंड का जो एक हिस्सा टूट जाता है, यानी कि पश्चिमी वाला भाग टूट अलग होता है, उसको जो लोरेंसिया के नाम से जाना गया। वहां जो लोरेंसिया था उसके उसकी उससे उत्तरी अमेरिका का निर्माण होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों का निर्माण हुआ। महाद्वीपों का निर्माण जो दक्षिणी गोलार्ध था उसमें महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ वो गोंडवाना लैंड से हुआ है। कि जो गोंडवाना लैंड से है दक्षिणी जो भाग है उनमें महाद्वीपों का निर्माण होता है। इसी के साथ में जिनमें अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शामिल है। यानी कि गोंडवाना लैंड के जैसे अंटार्कटिका है, अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इनका निर्माण गोंडवाना लैंड से होता है। इसी के साथ में जो भारत का निर्माण है, भारत का निर्माण मुख्यतः गोंडवाना लैंड 33 सागर से मिलकर हुआ है। और इनमें से कुछ भाग इसमें जो इसका जो कुछ भाग है वो अंगारा लैंड के उसमें शामिल है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें है ना अंगारा लैंड भी जिसका निर्माण होने में अंगारा लैंड भी शामिल है, गोंडवाना लैंड भी शामिल है और 33 सागर भी शामिल है। यानी कि ये सब शामिल है। इसके साथ में अंगारा लैंड से काराकोरम पर्वत का निर्माण हुआ है और यह पर्वत लद्दाख चीन देश में फैला स्थित है। जो काराकोरम पर्वत है वो लद्दाख है और चीन देश में हमारा जो केंद्र शासित जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। लद्दाख के साथ में जो जुड़ी हुई जो देश की सीमा वो चीन है। तो यहाँ पर काराकोरम जो पर्वत है उसका निर्माण यहाँ पर हुआ है। इसी के साथ में जो हिमालय है, हिमालय का निर्माण है 33 सागर से हुआ है। तो इसी प्रकार राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड व 33 सागर से हुआ है। गोंडवाना लैंड और 33 सागर से हुआ है। राजस्थान के अपेक्षाकृत दो कठोर भूभाग, राजस्थान का मुख्यतः दो कठोर जो भूभाग है जिसमें अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको एक तो अरावली पर्वतमाला है और दूसरी है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको हम राजस्थान का हार्डोतिका प्रदेश का कहते हैं, का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के अपेक्षाकृत दो नरम कठोर थे और ये दो नरम, यानी कि नरम भूभाग है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है एक तो, और दूसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। जिसमें पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंदर जो राजस्थान का थार का मरुस्थल फैला हुआ है वो वाला भाग है, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो भी 33 सागर के अवशेष 33 सागर से ही हुआ है। इनका निर्माण तो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसमें उसका जो निर्माण हुआ है, थार का मरुस्थल का निर्माण है पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उन दोनों का निर्माण है यह 33 सागर के से हुआ है। इसीलिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है, उनमें ज्यादातर वो सारी जो झीलें पाई जाती है तो वो सारे के सारे किस झीलों के अंदर जो खारे पानी की जो झीलें पाई जाती है वो भी इसे 33 सागर का ही भाग है। एक बार ये उतार लो। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है काराकोरम पहाड़ियां, काराकोरम पर्वत। ये किसका भाग है? ये अंगारा लैंड का भाग है। ये अंगारा लैंड का भाग है। यहाँ पर लद्दाख है और चीन है और यह लद्दाख। इसके साथ में जो ये वाला जो ये रेंज आती है
ये वाली जो रेंज है, यहाँ पर है हिमालय पर्वत। यहाँ पर है हिमालय पर्वत। तो ये हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत है किसका भाग है? यही हिमालय पर्वत है जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये किसका भाग है? ये 33 सागर का भाग है। ये 33 सागर का भाग है। इसके बाद में जो राजस्थान आता है, राजस्थान के अंदर जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यह अरावली पर्वतमाला है। ये वाला जो भाग है, यह नदियां निकल रही है, ये यहाँ से नदियां निकल रही है और नदियां निकल के महासागर में गिर रही है। तो ये वाला जो भाग है, ये थार का मरुस्थल है। और ये वाला जो भाग है, ये पूर्वी मैदानी भाग है। इसके बाद में जो ये वाला जो क्षेत्र है, इसका इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये वाला जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहाँ पर जो फैला हुआ है, यह अरावली प्रदेश है। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ये वाला जो भाग और ये एक, तो ये और ये यानी कि 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये दोनों है किसके भाग है? ये 33 सागर के भाग है। ये 33 सागर के भाग है। इसके बाद में जो ये दोनों 1 नंबर और 2 नंबर, और इनके अलावा जो ये अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है और दक्षिणी पूर्वी जो भाग, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, जिसको हम हाड़ौती का पठार भी बोल सकते हैं। इसको, इसका जो दूसरा नाम है हाड़ौती का पठार। इसके पास में जो विंध्याचल पर्वत है वो भी यहाँ पर है। तो ये दोनों है, ये गोंडवाना लैंड के भाग है। ये दोनों गोंडवाना लैंड के भाग है। जैसे यहाँ पर है 3 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों गोंडवाना लैंड। इसके बाद में जो नीचे वाला जो ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, इसका जो, जिसको हम परादीप देश, परादीप पठार के नाम से जानते हैं, ये सारा जो देश है, ये सारा जो क्षेत्र है, ये परादीप पठार है। ये गोंडवाना का भाग है। तो इस प्रकार से ये जो भारत के अंदर है, अंगारा लैंड का भी, आप अंगारा जो जो भारत के अंदर है, वेगनर मध्य ने बताया कि जो भारत के अंदर है, काराकोरम की पहाड़ियां, लद्दाख, चीन है। ये जो पार्ट है, ये अंगारा लैंड का भाग है। इसके बाद ये जो हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के साथ में जो उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान है, वो 33 सागर का भाग है। इसके बाद में हम राजस्थान में थे, तो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है और पूर्वी मैदानी भाग है, ये दोनों 33 सागर के भाग है। और जो अरावली पर्वतमाला है और हाड़ौती का पठार है, जिसको हम दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, जिसमें ना विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, वो भी सम्मिलित है, और विंध्याचल के कुछ एक पर्वत है वो भी सम्मिलित है। ये सारे है ना, ये गोंडवाना लैंड के भाग। और इसके बाद में जो भारत का जो दक्षिणी भाग है,
भारत का जो दक्षिणी भाग है वो सारा का सारा गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ केवल मतलब भारत में देखा जाए तो अंगारा लैंड भी अपनी भूमिका निभा रहा है, 33 सागर भी अपनी भूमिका निभा रहा है और गोंडवाना लैंड भी अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके बाद में आप लोगों को बताया जाएगा तो तुम जो वेगनर महोदय ने जो महाद्वीपों के से संबंधित जो साक्ष्य दिए थे वो किस प्रकार से दिए थे उनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। एक बार ये डायग्राम आप लोग उतार लो। महाद्वीपों का जो साक्ष्य है उसके संबंध में जो वेगनर ने जो बताया था उनमें से जो पहला है समय स्थापना जिग्सा फिट, यानी कि समय स्थापना। अब इसके बारे में आप लोगों को बताया जाता है। वेगनर के अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में भौगोलिक रूप से समानता पाई जाती है। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के मध्य समानता अर्थात उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। मिलाया जा सकता है। जिस प्रकार लकड़ी काटने वाली दो आरी के दांतों को आपस में मिलाया समायोजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जैसे कि उत्तरी अमेरिका है और यूरोप है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और यूरोप का पश्चिमी तट, तो इन दोनों को मिलाया जा सकता है। इसी के साथ में जो दक्षिणी अमेरिका का है उसका पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट, इन दोनों को मिलाया जाए तो इनमें एक तरह से समानता देखने को मिलती है। जैसे फिर बाद में उन्होंने कहा है कि ये जिग्सा फिट का से क्या तात्पर्य है। जिग्सा फिट का से तात्पर्य है जैसे ये एक आरी है और यह आरी इस प्रकार से हुई और दूसरी जो आरी है ये दूसरी आरी हो गई। अब इनको मिलाया जाए तो क्या होगा, इनमें एक समानता ऐसे देखने को मिलेगी और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। ये अलग है एक नंबर, ये दो नंबर ये अलग है, लेकिन फिर बाद में जब ये इनको जो मिला के देखा जाए तो ये वाली स्थिति हमारे को सामने उपस्थित होती है। इसी प्रकार से तो दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तट है ये पूर्वी तट है और अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है अफ्रीका का पश्चिमी तट, इन दोनों को ये दोनों भाग अगर मिलाया जाए तो ये पूरा की पूरी जो है ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आरी का सा रूप ले लेंगे, यानी कि एक जो दो आरियों को अगर हम एक साथ मिलाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने अफ्रीका जो यूरोप महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप है और इसी प्रकार उन्होंने यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है और उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी तट है और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, इन दोनों को अगर आपस में मिला जाए तो भी यह भी आरी का सा रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से उनकी जो ये समय स्थापना की जो साक्ष्य है वो पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। तो इसके साथ में उन्होंने पाया कि इन दोनों के पास में यहाँ पर जो घना क्षेत्र है पूर्वी जो अफ्रीका के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र है वो उनकी स्थिति भी सेम है और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के जो पर्वतीय क्षेत्र है उनकी जो स्थिति सेम है और जो दक्षिण अमेरिका है उनके जो पर्वतीय क्षेत्र है या उनका स्थल का अचानक कटरा हुआ होना यह भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भी है ना उन्होंने बताया कि ये दोनों साक्ष्य है। तो और यहाँ पर अफ्रीका में भी सोने की खाने हैं और दक्षिण अमेरिका में भी जो ये ब्राजील वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी है बहुत सारे खनिजों की प्रधानता और यहाँ पर भी बहुत सारे खनिजों की प्रधानता है। तो अगर यहाँ पर खनिजों की प्रधानता है तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर भी खनिजों की प्रधानता देखने को मिलती है। तो
इनके साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए भूगोलवेताओं ने यहाँ पर खनिजों से संबंधित खोजें की और खोज करने के बाद उन्होंने यहाँ पर सोने चांदी जो अनेक अनेक प्रकार के जो खनिज है वो यहाँ पर उन्होंने प्राप्त किए। तो उन्होंने देखा कि ये वाले अफ्रीका महाद्वीप में भी होने चाहिए। तो अफ्रीका महाद्वीप में भी जो खाने हैं उनमें प्रारंभ किया गया और बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति की गई। एक बार उतार लो। महाद्वीपों को जो साक्ष्य है उससे संबंधित बात है जो पहले जिक्सपिट हो गया। उसके बाद में है अल्पेशियन पर्वत से संबंधित जो साक्ष्य है। अल्पेशियन पर्वत में जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है और यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है ये दोनों है ना पहले एक साथ जुड़े हुए थे। तो इसके बारे में है इससे संबंधित जो साक्ष्य है वो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए देश के पूर्वी किनारे पर स्थित अल्पेशियन पर्वत का विखंडित भाग नॉर्वे एवं स्वीडन देशों की सीमा जलवन पर्वत के रूप में आज भी स्थित है। इन दोनों पर्वतों की आयु संरचना समान है, यानी कि ये दोनों पर्वतों के जो एक तो यूएसए के अंदर जो पर्वत है उसकी आयु और संरचना है और एक नॉर्वे और स्वीडन जो देश है उसके अंदर जो जलोवन पर्वत है। इन दोनों की जो आयु, इन पर्वतों की जो आयु है एक जिसको पर्वतों की जो आयु है वो कार्बन डेटा पद्धति के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ज्ञात करने पे इनकी आयु और संरचना है जो पत्थरों की संरचना है या पर्वतों की जो संरचना वो सेम पाई गई है, जो इस बात को सिद्ध करती है कि प्रारंभ में ये दोनों पर्वत आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अर्थात ये अंगारालैंड का भाग आपस में जुड़े हुए थे। अंगारालैंड का जो भाग था वो आपस में जुड़ा हुआ है क्योंकि अंगारालैंड के का विखंडन होने पर ही तो एक तो है अंगारालैंड बना और दूसरा है जो अंगारालैंड का दूसरा जो भाग है जो वो लोरेंसिया बनता है, यानी कि विखंडन के जो पश्चिमी भाग है वो लोरेंसिया बनता है और पूर्वी भाग है पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में अंगारालैंड हो जाता है। इसके बाद में तो जीवाश्म है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उनसे संबंधित जो साक्ष्य मोदी ने बताया कि ग्लेसोपोटेरिस वनस्पति है, स्थलीय सरीसृप है, लिस्ट्रोसोरस है एवं जलीय सरीसृप है। जलीय सरीसृप मिजोसोरस है की जो प्रजातियां है दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों में, दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों निकटवर्ती भागों में पाया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों में अर्थात गोंडवाना लैंड के भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है। तो इन और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप ये गोंडवाना लैंड के भाग है। ये गोंडवाना लैंड के भाग होने के बाद इन दोनों जो दक्षिणी महाद्वीप जो क्षेत्र है वहां पर जो रहने वाले जो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वनस्पतियां थी, वो आज भी वहां पर सब अलग अलग जो अफ्रीका महाद्वीप कितनी दूर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, और इसी के बाद साथ में जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप से कितने दूर है, लेकिन फिर भी इन दोनों में सेम वनस्पति पाए जाना, सेम सरीसृप पाए जाना, सेम जो जीव जंतु है वो पाए जाना तो पाए जाते हैं और उनके आज भी अवशेष मिले हैं। और वो उनके जो लास्ट के जो कार्बन जो हम जिसको जो परतों के रूप में हमारे को मिले तो वो सारे इन सब के बारे में जांच की गई। तो वो सारे जीव है, ये ऐसा माना जाता है कि पहले ये जो गोंडवाना लैंड है वो पहले इकट्ठा था और फिर बाद में ये जैसे जैसे दूर होते गए तो जहां पर जो जीव रह रहे थे वो वहां पर ही रहना प्रारंभ कर, क्योंकि वो इतनी दूर समुद्र से, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया
में रहने वाले जो जीव है वो समुद्र से तैरते हुए है ना अफ्रीका महाद्वीप पहुंच गए। ऐसा भी नहीं है कि जो अफ्रीका महाद्वीप से जो समुद्र से तैरते हुए जो जो जीव है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पहुंच गए, या ऐसा भी तो ऐसा भी नहीं हुआ है जो उत्तर तो दक्षिण अमेरिका में रहने वाले जो जीव है वो पानी के अंदर तैरते हुए अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिम भाग है वहां पर पहुंच गए। लेकिन ऐसा नहीं हो क्योंकि वो इतना समुद्र तो समुद्र है, समुद्र क्षेत्र है, तो वहाँ उस समुद्र में क्षेत्र में रहने वाले जो जलीय जीव वो उन जीवों को कौन खा कर नष्ट कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि पहले के समय में जो गोंडवाना लैंड था वो एक साथ सिमटा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कालांतर जो परिस्थितियां हुई, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो दूर दूर होते चले गए। तो ये जीवाश्म है या जो ये जीव जंतु है ये भी हमारे को जो गोंडवाना लैंड का एक जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये एक होने की बात को सिद्ध करते हैं। इसी के बाद में है लिविंग जो जंतु है, लिविंग संबंधी साक्ष्य है। जो प्राचीन काल में जो लिविंग नामक जो जीव होते हैं जिसको हम बड़ा चूहे के रूप में बोलते हैं, वो बड़े चूहे के रूप में पहले पाए जाते थे। और आज भी कुछ एक जगह पर जैसे है यूरोप महाद्वीप है, जो हमारे जो उत्तरी ध्रुव प्रदेश है, जैसे यूरोप कंट्रीज के अंदर जो आने वाले जो उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र के अंदर आने वाले जो देश है, इसके साथ में जो एशिया महाद्वीप है उसके जो उत्तरी क्षेत्र में जो साइबेरियन क्षेत्र है वहां पर रहने वाले जो लेमिंग नामक जो जंतु है वो वहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये वाले जो जीव जंतु है वो उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में है जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड, वहां पर भी सबसे यह देखने को मिलते हैं। तो यानी कि ये जो हमारे जो उत्तर वाला भाग था वहां पर ये इस प्रकार के जीव जंतु देखने को मिले। तो यानी कि जो अंगारा लैंड था वो भी पहले के समय एक था, लेकिन अब जो से आंतरिक संरचनाओं के अंदर परिवर्तन है, प्लेटों के अंदर परिवर्तन हुआ जिसके कारण इनके अंदर विभाजन हुआ और ये इनके जो लिविंग जंतुओं के जो साक्ष्य है वो भी देखने को मिले। जो अगला है सोने की खाने से संबंधित जो साक्ष्य है, सोने की खाने से संबंधित साक्ष्य जिस प्रकार से जब ब्राजील देश है और अफ्रीका महाद्वीप का जो गाना देश है, जो ये दो अफ्रीका ब्राजील अब दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील देश है उसका जो पूर्वी किनारा है जो अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है, और अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो पश्चिमी किनारा जो गाना देश से समुद्र, तो इन दोनों के बीच ये दोनों की जो सीमाएं है वहां पर है ना सोने की खाने देखने को मिलती है। तो गाना देश को है ना, तो गाना देश का तो नाम गाना देश का तो नाम है जो सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण उसको ना गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो गाना देश है उसको गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सोने की खाने है, क्योंकि अगर ब्राजील देश के अंदर जो ब्राजील देश का जो पूर्वी किनारा है वहां पर सोने की खाने प्राप्त होती है, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी कुछ सोने की खाने प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से है ना कोयले की स्थिति और कोयले संबंधी साक्ष्य। और जो कोयले की स्थिति है, ये कोयले की स्थिति प्राचीन काल में ऐसा बोला जाता था कि जैसे कई करोड़ों वर्षों पहले जो अंगारा लैंड था वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, यानी कि जो विषुवत रेखा है उसके दक्षिणी भाग में था। यानी कि पहले जो भूमंडलीय भाग था वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर था। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे उत्तर की ओर आता गया, और तो जब भूमध्य रेखा के पास में से स्थित था तो वहां पर बहुत सारी वनस्पति हुई, और वनस्पति धीरे धीरे बड़ी हो गई, फिर नष्ट हुई, फिर बाद में जो आंतरिक हलचलें हुई तो वो वनस्पति भूमि के अंदर नीचे दब जाती है, और दबने के बाद में वो कोयले का रूप ले लेती है या तेलीय पदार्थों का रूप ले लेती है। तो देखा गया कि जो उत्तरी ध्रुव जो भाग है वहां पर है तेल के अत्यधिक मात्रा में भंडार देखने को मिलते हैं। जैसे साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है वहां पर खनिज है, रूस है, जर्मनी है, पोलैंड है, और बहुत सारे जो देश है जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड,
तो इन जो उत्तरी वाला उत्तरी ध्रुव वाला भाग है, वहां पर सबसे ज्यादा तेल है, खनिज पदार्थ है, कोयले की जो सबसे ज्यादा भंडार है वो देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से वेगनर महोदय ने बताया कि है ना, ये यहाँ पर जो तेल है, जो प्राकृतिक गैस है, ये कोयले हैं, इनके जो साक्ष्य है ये, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ पर तो वनस्पति होती नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो बर्फ पर गिरेगी तो वहां पर तो वनस्पति होगी। तो हिम युग से पहले की बात है, जो कि ये यहाँ पर पहले ये क्षेत्र ऐसा था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पहले वनस्पति हुआ करती है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पर जो ज्वारीय शक्ति है, वो उत्प्लावन बल है, इनकी वजह से यह जो अंगारा लैंड है या उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज यहाँ पर वनस्पति न होने के बावजूद भी यहाँ पर सबसे ज्यादा तेले खाने हैं, गैसें खाने हैं, और प्राकृतिक रूप से जो कोयले के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये वेगनर का सिद्धांत संपन्न होता है। तो भी विद्यार्थी इस वेगनर को सिद्धांत या जो पृथ्वी की जो महाद्वीपों और महासागरों का जो विस्थापन से संबंधित जो सिद्धांत देख रहे हैं, ये इस क्लास को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये लैब असिस्टेंट की जितनी भी क्लासेस दी जाएगी, और इस लैब असिस्टेंट के साथ साथ जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत सारे टॉपिक इस लैब असिस्टेंट में से सम्मिलित है। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और उनको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।